डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक और सिंपली सपोर्टेड बीम को सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमारे पास एक पॉइंट लोड था जो बिल्कुल सेंटर के ऊपर लग रहा था, उसको हमने सॉल्व किया था। इस बीम में हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को तो डायग्राम को तो ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ हमारे पास दो पॉइंट लोड हैं। एक 6 किप का लोड लग रहा है और एक 12 किप का लोड लग रहा है। रोलर सपोर्ट और हिंज सपोर्ट। हमारे पास ये हिंज सपोर्ट है। इससे पहले जो 6 किप का पॉइंट लोड लग रहा है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 10 फुट है। जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो भी 10 फीट है, और रोलर सपोर्ट से हमारे पास जो पॉइंट लोड तक का फासला है वो भी हमारे पास 10 फीट है। अगर हम इन दो पॉइंट लोड को समझना चाहें कि ये कैसे दिखेंगे रियल लाइफ में, तो ये हमारे पास दो ह्यूमन बीइंग हैं। एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक का मास जो है वो हमारे पास 70 kg है, तो जो वेट होगा हमारे पास W = mg के बराबर है। तो वेट हमारे पास आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई बाय 9.8, जिससे हमारे पास आएगा 686 न्यूटन। और ये 686 न्यूटन जो होगा ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा, यहाँ पर इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर एक्ट करेगा। सेम हमारे पास ये एक और ह्यूमन बीइंग है जो इस बीम के ऊपर खड़ा है, जिसका वज़न जो है हमारे पास 120 kg है। W = mg अगेन। तो जब हम इस मास को g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास W आ जाएगा हमारे पास 1176 न्यूटन आ जाएगा। ये भी इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा और डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो ये हमारे पास दो पॉइंट लोड आ गए, एक 686 न्यूटन है और दूसरा 1176 है। अब चूंकि इसका मास ज़्यादा था तो इसका जो वेट है वो भी ज़्यादा है, और ये दूसरे का हमारे पास मास कम था, इसीलिए उसका वेट भी कम है। ये दोनों एक स्पेसिफिक एरिया पर एक्ट करेंगे, लेकिन चूंकि ये एरिया बहुत स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू द लेंथ ऑफ द बीम, तो इसलिए हम इस एरिया के ऊपर जो लोड लग रहा है इसको पॉइंट लोड कंसिडर करते हैं, हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कंसिडर नहीं करते। अब जब ये वेट डाउनवर्ड लगेगा तो यहाँ पर इस बीम के जो सपोर्ट्स हैं ये रेजिस्ट करेंगे। तो जब ये रेजिस्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो रिएक्शन प्रोड्यूस होंगे। तो ये हमारे पास ये जो फ्री बॉडी डायग्राम इसको हमने रियल टाइम में आपके सामने शो किया है। अब यहाँ पर वही बेसिक कंसेप्ट, पहले हम मोमेंट को डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि हमने किसी भी बीम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन जो है वो समेशन ऑफ F शुड बी इक्वल टू 0, और सेकंड कंडीशन है समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स एक्टिंग एट अ पॉइंट शुड बी इक्वल टू 0। अब हमारे पास कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होगी जब हमारे पास ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। अगर आपके पास इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अब चूँकि हमारे पास ये जो बीम है ये 2 डायमेंशनल बॉडी है, x और y हमारे पास 2 डायमेंशनल बॉडी है। ये अगर इसको मैं x एक्सिस कह दूं और जो लोड का जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है इसको मैं y एक्सिस कह दूं, तो ये हमारे पास 2D डायग्राम बन जाती है। तो अब ये 2D डायग्राम में हमारे पास जो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करो 2D में, तो हमारे पास ये x एक्सिस हो गया और ये हमारे पास y एक्सिस हो गया। तो हमारे पास दो कंडीशन बनेंगी, f(x) और दूसरी f(y). तो समेशन ऑफ f(x) शुड बी इक्वल टू 0, समेशन ऑफ f(y) शुड बी इक्वल टू 0। अब आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास जो बीम होता है वो हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लेता। बीम कभी भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लेता, बीम वर्टिकल लोड लेता है। तो हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है समेशन ऑफ f(x), ये हम
जब भी हम यहाँ पर आपने एक बात को याद रखना है कि जब भी हम बीम को सेपरेट एनालाइज करेंगे तो हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स नहीं लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास बीम है उसके साथ कॉलम है, फॉर एग्जांपल फ्रेम स्ट्रक्चर है, तो फ्रेम स्ट्रक्चर में क्योंकि कॉलम का जो लोड आ रहा होता है वो हॉरिजॉन्टल आ रहा होता है, तो वो बीम के ऊपर जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लेते हैं। लेकिन जब हम बीम को अलहदा एनालाइज करते हैं तो वो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स नहीं लेते, क्योंकि बीम हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लेता, वो वर्टिकल लोड लेता है। तो फिर हम ये समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। अगेन फिर हम जब रिएक्शन फाइंड करेंगे तो हमें इस अगेन दूसरी कंडीशन जो है समेशन ऑफ मोमेंट्स शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब मूवमेंट क्या चीज़ होता है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट का मतलब ये होता है कि जब आपके पास फोर्स लग रहा हो एट अ सर्टन डिस्टेंस, ये हमारे पास एक नट है और ये हमारे पास रेंच है। जब ये फोर्स हम यहाँ लगा रहे होते हैं एक परपेंडिकुलर, ये आपने एक बात याद रखनी है कि फोर्स हमेशा अगर डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होगा तो ये मूवमेंट कॉज करेगा, और अगर ये इसके पैरेलल यूं लग जाता है पैरेलल, तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होगी, तो ये मूवमेंट कॉज नहीं करेगा। अगर आपके पास फोर्स इसके लाइन ऑफ एक्शन के बिल्कुल पैरेलल होगा तो हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो हमारे पास मूवमेंट कॉज नहीं होगी। लेकिन अगर यही फोर्स 90 डिग्री पर लगेगी एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द पॉइंट, जहाँ जिस पॉइंट पर ये हमारे पास जो पॉइंट है, इस पॉइंट को या इस एक्सिस को, पॉइंट या एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर आपका फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस लग रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, एक इफ़ेक्ट कॉज होगा। उस इफ़ेक्ट को कहते हैं मूवमेंट। मूवमेंट जो है ये इफेक्ट है। एक्चुअली दिस इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स दैट इज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स को हम मूवमेंट कहते हैं। इस फोर्स की वजह से यहाँ पर जो मूवमेंट, ये जो हमारे पास फोर्स है इसकी वजह से यहाँ पर एक मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसको हम क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। ये जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है इसको हम कहते हैं मूवमेंट। यहाँ पर फिर इफ़ेक्ट, एक्चुअली यहाँ पर एक इंग्लिश के 2 वर्ड्स हैं, एक है इफ़ेक्ट और एक है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट जो होता है ये मोस्टली हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि ये एंड रिज़ल्ट, और एक होता है इफ़ेक्ट, ये वर्ब एज हम इसको यूज़ करते हैं और इसका जो मतलब होता है वो इन्फ्लुएंस करना। इसकी अगर सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं तो इफ़ेक्ट की असरअंदाज होना या इन्फ्लुएंस, हैवी रेन अफेक्टेड द रोड। हैवी रेन हैवी रेन अफेक्टेड द रोड। तो इसका मतलब ये है कि तेज़ बारिश ने इन्फ्लुएंस किया, अफेक्ट किया रोड को, ठीक है। तो इस रेन की वजह से एंड रिज़ल्ट क्या हुआ, फ्लडिंग हुआ। तो जो हम लिख सकते हैं द इफेक्ट वाज फ्लडिंग। तो हमारे पास जो इफ़ेक्ट होता है ये एंड रिज़ल्ट होता है, और जो अफेक्ट होता है ये हमारे पास इन्फ्लुएंस करना कि मतलब असरअंदाज होना, और इसको एज अ एक्शन वर्ब हम लेते हैं। एक्चुअली इफ़ेक्ट बताता है कि व्हाट डज इट डू, ये क्या कर सकता है या करता है। जो इफ़ेक्ट होता है वो व्हाट हैपन एज अ रिज़ल्ट, आपको रिज़ल्ट बताता है कि एंड रिज़ल्ट क्या होगा। तो जब हम डिफ़ाइन करते हैं मूवमेंट को तो हम मूवमेंट के बारे में कहते हैं टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ अ फोर्स। तो टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ अ फोर्स, फोर्स का जो एंड रिज़ल्ट होगा वो टर्निंग मूवमेंट होगा, जिसको हम मूवमेंट कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि 2 डायरेक्शंस को आपने याद रखना है। ये हमारे पास एक घड़ी है, इस घड़ी की जो डायरेक्शन होती है इसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं, और इस घड़ी के अगर आप अपोजिट चलें तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कहते हैं। तो हमारे पास 2 डायरेक्शन मूवमेंट्स की होती हैं। एक क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, जो घड़ी की डायरेक्शन में अगर आप चलें तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, और घड़ी के अगर आप अपोजिट चलें तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है।
आए तो अब इस बीम को सॉल्व करते हैं। बीम को सॉल्व करने के लिए पहला काम आपने ये करना होगा, आपने रिएक्शंस को फाइंड करने होंगे। मैं इस पॉइंट को ए का नाम दे देता हूँ, इसको बी का नाम दे देता हूँ, इसको सी का और इसको डी का। ये नाम मैंने इसलिए आपको यहाँ पर शो कर दिए हैं ताकि पहले आप समझ सकें। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर इन नामों को लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को आराम से खुद ही ड्रॉ कर लेंगे। तो इसको मैंने ए का नाम दे दिया है, 6 किप को बी का नाम, 12 किप को सी का नाम, और जो हमारे पास रोलर सपोर्ट है उसको हमने डी का नाम दे दिया है। तो यहाँ पर हमने आर ए की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर हमने आर डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन थी पहली, क्योंकि मैंने आपको बताया था समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं होती। जब आप सिंपली बीम को एनालाइज करेंगे उस टाइम आपने ये कंडीशन नहीं लगानी, क्योंकि बीम जो होती है वो हॉरिजॉन्टल लोड नहीं लेती, वो वर्टिकल लोड लेती है। तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम की सेकंड हमने कंडीशन लिखी थी, एफ ऑफ वाई शुड बी इक्वल टू 0, अपवर्ड जितनी भी फोर्सेज होंगी उसको मैं पॉजिटिव लूँगा और डाउनवर्ड फोर्सेज जितनी भी होंगी उनको मैं नेगेटिव लूँगा। तो हमारे पास पहले ये आर ए है, आर ए हमारे पास अपवर्ड है तो इसको मैं पॉजिटिव आर ए लिख लेता हूँ। फिर हमारे पास आर डी है, वो भी पॉजिटिव है तो हमने आर डी को भी पॉजिटिव ले लिया। हमारे पास 6 किप का डाउनवर्ड लोड लग रहा है तो इसको माइनस में ले लेंगे, क्योंकि मेरी एजम्पशन ये है कि डाउनवर्ड फोर्सेस को मैंने नेगेटिव लेना है। इसी तरह 12 किप जो है ये भी हमारे पास डाउनवर्ड लग रही है, लोड लग रहा है तो इसको भी मैंने नेगेटिव ले लिया। इसके अलावा हमारे पास कोई लोड नहीं है तो इज़ इक्वल टू 0 हम लिख लेंगे। फिर हम लिख लेंगे आर ए प्लस आर डी इज़ इक्वल टू 12 और 6। जब ये इक्वेशन के उस साइड चले जाएंगे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे और 12 प्लस 6 जो हो जाएगा हमारे पास आर ए प्लस आर डी इज़ इक्वल टू 18 किप हो जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हमने आर ए और आर डी की वैल्यू को फाइंड करना है। आर ए और आर डी की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम की जो सेकंड कंडीशन थी समेशन ऑफ मूवमेंट। अब समेशन ऑफ मूवमेंट कौन से पॉइंट पर, पहले मैं ए पॉइंट पर मूवमेंट को फाइंड करूंगा तो मेरे पास आर डी की वैल्यू आएगी। फिर जब मैं डी पॉइंट पर मूवमेंट को फाइंड करूंगा तो मेरे पास आर ए की वैल्यू आएगी। मूवमेंट के लिए आपको पहले फिक्स पॉइंट रखना होगा। फिक्स पॉइंट का मतलब ये है कि जिस पॉइंट पर रोटेशन होगी, फॉर एग्जांपल ये आपका नट था और ये आपका रेंच था, तो आप फोर्स लगाते थे यहाँ डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर आपके पास रोटेशन काज होती थी, एक फ़िक्स पॉइंट पर आपके पास रोटेशन। तो मैं पहले क्या करूँगा, आर ए को फिक्स करूँगा। तो जब मैं आर ए को फिक्स करूँगा तो समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए इज़ इक्वल टू 0। क्लॉकवाइज मूवमेंट को मैं पॉजिटिव लूँगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को मैं नेगेटिव लूँगा। तो जब मैं ए पॉइंट को फिक्स करूँगा तो मेरे पास जो पहला लोड है वो 6 किप का लग रहा है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, पहला लोड 6 किप का लग रहा है और कितने फासले पर लग रहा है, 10 किप पे, और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्लॉकवाइज मैं पॉजिटिव लूँगा तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10, ये मेरे पास एक 6 किप ने मूवमेंट जनरेट की। उसके बाद जो है मेरे पास और कोई बीच में नहीं है तो हमारे पास 12 किप है। 12 किप अगेन फिक्स पॉइंट से कितने फासले पर है, 20 फीट के फासले पर है, और ये डाउनवर्ड लग रहा है और ये क्लॉकवाइज इसको घुमा रहा है। तो क्लॉकवाइज के लिए फिर मैं क्या करूँगा कि प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमा रहा था। इसके बाद हमारे पास आर बी है, आर बी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है और आर बी का डिस्टेंस कितना है, 10 + 10 + 10 30। तो आर बी 30, आर डी 30 और एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव साइन। तो ये मैं लिख सकता हूँ माइनस आर डी मल्टीप्लाई बाय 30। और कोई हमारे पास फोर्स है नहीं तो इसको मैं 0 कह देता हूँ। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 6 10 60 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 20, ये 240 हो गया आपके पास। ये आर डी इक्वेशन के उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 30 आर डी हो जाएगा। तो ये हमारे पास 60 और 240 300 हो जाएगा, इज इक्वल टू 30 आर डी हो जाएगा। और आर डी की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो 300
डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 10 किप। तो इट मीन्स आर डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 किप। अब आप आसानी के लिए क्या कर सकते हैं, इस आर डी को इधर पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो आर डी की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 माइनस 10, तो हमारे पास 8 के आराम से आ जाएगा आर ए की वैल्यू। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। इसकी रीज़न ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस पूरी कैलकुलेशन में आपसे कोई मिस्टेक हुई हो तो आपके पास जब आप इक्वेशन में पुट करेंगे तो आर ए की वैल्यू आपके पास गलत आ जाएगी, क्योंकि आपके पास आर डी की वैल्यू ऑटोमेटिकली गलत आई होगी। इसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट डी इज़ इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। आपको डी पॉइंट पर अब मूवमेंट को फाइंड करना है। अब डी पॉइंट को आपने फिक्स करना है। जब आप डी को फिक्स करेंगे तो अब आर ए मूवमेंट कॉज करेगा, 6 भी कॉज करेगा, 12 भी कॉज करेगा। किस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर। ये आपका रोटेशन पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आप मूवमेंट को फाइंड करना चाह रहे हैं। उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर आप मूवमेंट फाइंड करेंगे उसको आप फिक्स कर देंगे। तो मैंने डी पॉइंट को फिक्स किया। अब आप देखेंगे मेरे पास आर ए की वैल्यू आ जाएगी। अब जो मैं आपको पहले ये डायरेक्ट बता देता हूँ, फिर मैं लिखूँगा। इस पॉइंट को जब मैंने फिक्स कर दिया है तो आर ए की वैल्यू क्लॉकवाइज घुमा रहा है, आर ए क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और क्लॉकवाइज इसका डिस्टेंस कितना है 36 किप जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा और इसका डिस्टेंस 20 हो जाएगा। 12 किप अगेन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह। तो ये 10 मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो हमारे पास आर ए की जो वैल्यू होगी, आर ए ये क्लॉकवाइज है तो मल्टीप्लाई बाय 30, 6 किप माइनस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, 6 किप मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 12 किप मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ इक्वल टू, और कोई लोड है नहीं तो 0, 30 आर ए माइनस 6 मल्टीप्लाई 20 120 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन के उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 30 आर ए इज़ इक्वल टू 240 हो जाएगा। अगर दोनों को उस साइड जमा कर लूँ तो आर ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 240 डिवाइडेड बाय 30, और आर ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 किप। तो हमारे पास जो आर ए की वैल्यू आ गई वो 8 किप आ गई। हमने दोनों रिएक्शंस को फाइंड कर लिया है। इसके बाद अब हम बेंडिंग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को फाइंड करेंगे। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम आपने रिएक्शंस को फाइंड करना है। जब आप रिएक्शंस को फाइंड कर लें तो उसके बाद आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ आपके पास रिएक्शंस होंगे और जहाँ जहाँ आपके पास पॉइंट लोड होगा आपने वर्टिकल लाइंस को लगा लेना है। ये हमारे पास आर ए रिएक्शन था इसलिए वर्टिकल लाइन लगा ली। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट लोड था, हमने एक रिएक्शन वर्टिकल लाइन लगा ली। 12 किप है, हमने यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लगा ली और यहाँ पर डी पॉइंट पर भी वर्टिकल लाइन लगा ली। फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है और नीचे भी आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है। ये हम क्यों लगा रहे हैं, इसकी रीज़न ये है कि ये जो ऊपर की हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये शेयर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए और नीचे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए होगी। ये आपकी 0 0 लाइन है और आपने क्या करना है कि इस 0 0 लाइन से अबव जो होगा वो पॉजिटिव होगा, बिलो जो होगा वो नेगेटिव होगा। अबव पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव। सेम यहाँ पर पॉजिटिव अबव और नेगेटिव डाउनवर्ड आपने नेगेटिव लेना है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि आपने इस 0 0 लाइन पर यहाँ से हम शेयर फोर्स को ड्रा करते हैं। अब आपके पास यहाँ पर जो रिएक्शन है वो 8 किप का लग रहा है तो आपने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पर यहाँ पर 8 किप लगा लेना है और इसको वर्टिकली मिला लेना है। इट मीन्स कि इस सपोर्ट पर जो मैक्सिमम शेयर आ रहा है वो आपके पास 8 किप आ रहा है। पिछले न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास पॉइंट लोड हो और दो पॉइंट लोड के बीच में कोई पॉइंट लोड ना हो तो आपका ये शेयर हॉरिजॉन्टल 0 डिग्री लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो आपने यहाँ पर
8 किप अगेन आपके लिख लेना है। फिर आपके पास ये पॉजिटिव 8 किप है और यहाँ पर जो लोड लग रहा है वो 6 किप का लग रहा है और ये डाउनवर्ड लग रहा है। तो 8 किप माइनस 6 किप, इस 6 किप की वजह से प्लस 2 किप शेयर में तब्दीली कितनी आएगी, 2 किप की तब्दीली आ जाएगी। तो यहाँ पर आप एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पर 2 किप लिख लें और इस शेयर को अपवर्ड से डाउनवर्ड ले आएँ। तो जब आप डाउनवर्ड ले आएंगे, क्यों ले आएंगे, क्योंकि आपके पास 8 किप इस पहले रिएक्शन ए पॉइंट की वजह से था, फिर आपको 6 किप डाउनवर्ड की वजह से रिएक्शन चेंज हुआ, 2 किप हो गया। फिर ये इन दो लोड के बीच में कोई लोड नहीं है तो फिर ये स्ट्रेट जाएगा और अगेन ये 2 किप से प्लस 2 किप से अब यहाँ पर 12 किप का डाउनवर्ड लोड लग रहा है। तो माइनस 12 किप इज़ इक्वल टू माइनस 10 किप। तो आपके पास जो शेयर आ रहा है वो माइनस 10 किप, मतलब पॉजिटिव से ये नीचे डाउनवर्ड नेगेटिव साइड पर आ रहा है। तो माइनस 10 किप और आपने इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला लेना है। बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट लोड आपका शेयर जो है वो 2 किप से नेगेटिव माइनस 10 की तरफ चला गया। फिर अगेन आपके पास 12 किप और रिएक्शन आर डी के बीच में कोई पॉइंट लोड नहीं है तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगा और यहाँ पर आपके पास अगेन माइनस 10 किप प्लस 10 किप, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास अगेन शेयर यहाँ पर 0 हो गया। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को हम कहते हैं शेयर फोर्स डायग्राम। ये डायग्राम एक्चुअली आपको रिप्रेजेंट करती है कि इन रिएक्शंस और इन पॉइंट लोड की वजह से बीम के अंदर इंटरनल इफ़ेक्ट कितना है। तो मैक्सिमम इफ़ेक्ट आपका कहाँ पर है, मैक्सिमम इफ़ेक्ट जो है शेयर आपका जो आ रहा है वो 12 किप और 12 किप और 10 किप का जो आर डी पॉइंट पर जो 10 किप का रिएक्शन आ रहा है, इस सेक्शन में आपका मैक्सिमम शेयर है। उसके बाद जो शेयर है वो कितना है, 8 किप का इस सेक्शन में है और सबसे कम जो है इन दो पॉइंट लोड के बीच में आपका शेयर सबसे कम है। तो यहाँ पर जो है फिर मैं आपको अभी रीज़न भी आगे बताऊँगा कि शेयर मैक्सिमम हो तो क्या होता है और मिनिमम हो तो क्या होता है, वो आपको आगे मैं बताता हूँ। इसके बाद जो है आपने शेयर फोर्स डायग्राम जब आपकी ड्रॉ हो जाए तो आपने कुछ दो बातों का ख्याल रखना है। एक पहली कि बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ करने के लिए आपको एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स। जब आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो आपको एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम चाहिए होगा। एरिया को हम इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि एरिया जो होता है दो पॉइंट्स के बीच में, जो शेयर फोर्स डायग्राम का एरिया होता है वो आपको चेंज इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स बताता है कि आपके उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कितना बेंडिंग मोमेंट चेंज हो रहा है, ये आपको एरिया बताता है। तो सबसे पहला काम आपने एरिया फाइंड करना है। एरिया को फाइंड करने के लिए आपके पास जो रेक्टेंगल का एरिया होता है, आपको पता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो आपके पास जो लेंथ है वो है 10 फीट और जो विड्थ है वो आपके पास 8 फीट है। तो ये आपके पास एरिया 80 किप फुट आ जाएगा। सेम आपके पास A2 फाइंड करता हूँ, A1 A2 का जो विड्थ है वो 2 किप है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो है आपके पास 10 फीट है, तो ये आपके पास A2 आ जाएगा 20 किप फुट। सेम A3 को आपने फाइंड करना है। A3 में आपके पास विड्थ जो है वो 10 फीट है, 10 किप है सॉरी, और मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस है वो 10 फीट है, तो A3 जो आपके पास आ रहा है वो 100 किप फुट। अब आपने यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि आपके पास अगर पिन सपोर्ट है तो पिन सपोर्ट पे आपके पास वर्टिकल रिएक्शन आता है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आता है, जो मूवमेंट होती है वो आपके पास 0 के बराबर में होती है। इसी तरह आपके पास अगर रोलर सपोर्ट है फॉर एग्जांपल, तो रोलर में आपके पास वर्टिकल रिएक्शन होता है, हॉरिजॉन्टल भी 0 होता है और मूवमेंट भी आपके पास 0 होती है। इसी तरह आपके पास फिक्स सपोर्ट है, तो फिक्स में वर्टिकल
हॉरिजॉन्टल और मोमेंट तीनों की वैल्यू आपके पास होगी। यहाँ पर कोई भी वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। फिक्स सपोर्ट आपकी तीनों वैल्यूज़ को रेजिस्ट करता है। रोलर सिर्फ वर्टिकल को रेजिस्ट करता है, हॉरिजॉन्टल और मूवमेंट को रेजिस्ट नहीं कर सकता। इस पर मैं एक तफसील से वीडियो बनाऊंगा कि ये आइडियलाइज सपोर्ट कैसे दिखती हैं रियल लाइफ में और हम रिएक्शंस से क्या मुराद लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पर चूँकि सपोर्ट जो है वो आपके पास पिन सपोर्ट है, तो मूवमेंट आपके पास ए पॉइंट पर कितनी होगी, आपके पास ज़ीरो होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास पिन सपोर्ट है। तो मूवमेंट एट पॉइंट ए आपके पास ज़ीरो होगी। मूवमेंट एट पॉइंट बी आपने फाइंड करना है। तो वो कैसे आप फाइंड करेंगे कि मूवमेंट प्रीवियस मूवमेंट प्लस, चूँकि आपके पास ये एरिया पॉजिटिव साइड पर है तो इसको मैं पॉजिटिव लूँगा, तो प्लस A1, एरिया A1 ये आपको मैंने बता दिया। एरिया ऑफ शेयर फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ इक्वल टू चेंज इन बेंडिंग मोमेंट। ये जो एरिया है, ये एरिया आपको बता रहा है कि जो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर ज़ीरो है, नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट जो होगी उसमें कितना चेंज होगा, वो इस एरिया के बराबर होगा। इसलिए हम यहाँ पर एरिया को ऐड अप करते हैं। तो हमारे पास जो मोमेंट एट पॉइंट बी होगा वो कितना होगा, मोमेंट एट पॉइंट ए ज़ीरो है और एरिया A1 जो है वो हमारे पास 80 किप फुट है। तो हमारे पास जो मोमेंट एट पॉइंट बी आ जाएगा 80 किप फुट। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी पॉइंट पर मैं 80 किप फुट का निशान लगा लेता हूँ मोमेंट एट पॉइंट बी पर। और उसको मैंने आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी बताया था कि अगर आपके पास रिएक्शन और पॉइंट लोड हों तो फिर आपका शेयर फोर्स कांस्टेंट होगा उसके बीच में। इसको हम 0 डिग्री लाइन कहते हैं, इसको हम 0 डिग्री लाइन कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। तो अगर आपके पास शेयर फोर्स की जो है वो स्ट्रेट लाइन है तो आपके पास जो बेंडिंग मोमेंट होगा ये आपके पास 1 डिग्री होगी। इसको हम 1 डिग्री लाइन कहते हैं। और इसकी रीज़न भी मैंने प्रीवियसली जो एक न्यूमेरिकल पॉइंट लोड का मिड पॉइंट पर हमने फाइंड किया था शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, वहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम मोमेंट एट पॉइंट सी को फाइंड करते हैं। मोमेंट एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा, मोमेंट एट पॉइंट बी प्लस एरिया A2। क्योंकि हमारे पास ये एरिया भी पॉजिटिव साइड पर है तो इसलिए प्लस लिख रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 80 किप फुट मोमेंट एट पॉइंट बी प्लस हमारे पास एरिया 20 किप है तो ये हमारे पास 100 किप फुट, ये 100 किप फुट हो जाएगा। तो हमारे पास इसको अगेन थोड़ा सा और पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में मैं इसको मिला देता हूँ। ये हमारे पास 100 किप फुट हो गया। अब हमने मोमेंट एट पॉइंट डी को फाइंड करना है। तो मोमेंट एट पॉइंट सी माइनस, क्योंकि ये हमारे पास एरिया जो है वो नेगेटिव साइड पर है तो माइनस A3। तो मोमेंट एट पॉइंट सी 100 किप फुट है और A3 माइनस 100 किप फुट है तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमने अगेन यहाँ पर इसको बिल्कुल 1 डिग्री लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन मिला देना है। ये जो हमारे पास डायग्राम आ गई है ये हमारे पास बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ गई। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स जो हमारे पास आ रहा है वो 10 किप है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है जो हमारे पास है वो हमारे पास कितनी है, 100 किप फुट। ये दो वैल्यूज़ को हमने क्यों फाइंड किया है, ये एनालिसिस में हमें क्यों इम्पोर्टेंट होती हैं, इसकी रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ। तो हमारे पास जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम जो बनी थी वो उसको मैं रफली इधर बना देता हूँ। ये हमारे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट थी और इस सेक्शन में हमारे पास मैक्सिमम शेयर फोर्स था। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को फाइंड करने का क्या वजह थी, जो मैक्सिमम शेयर फोर्स होता है वहाँ पर आप शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए हम स्टिरिप्स को यूज़ करते हैं। ये स्टिरिप्स हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। इनकी जो स्पेसिंग होती है, स्पेसिंग ये डिपेंड करता है आपका मैक्सिमम शेयर फोर्स पे।
जहाँ पर आपके पास मैक्सिमम शेयर फोर्स होगा वहाँ स्पेसिंग कम होगी, और जहाँ पर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल इस पॉइंट पर हमारे पास मिनिमम था 2 किप का था, और यहाँ पर हमारे पास 8 किप का था, और यहाँ पर हमारे पास 10 किप का था। तो जिस जगह हमारे पास मैक्सिमम शेयर फोर्स थी वो 10 किप था, यहाँ पर जो स्पेसिंग हम रखेंगे वो बहुत कम रखेंगे, क्योंकि यहाँ शेयर ज़्यादा है, तो शेयर जब ज़्यादा होगा उसको रेजिस्ट करने के लिए आपको स्पेसिंग कम रखनी पड़ेगी। 2 किप यहाँ पर सबसे कम है, तो यहाँ पर जो स्पेसिंग होगी वो ज़्यादा होगी, और रिंग्स के बीच में जो स्पेसिंग होगी वो ज़्यादा होगी। अगेन 8 किप है, तो 10 किप के मुकाबले में 8 किप की स्पेसिंग थोड़ी कम होगी, मतलब 10 किप की सबसे कम होगी, उससे कम जो होगी, उससे ज़्यादा जो होगी 8 किप की यहाँ पर हम रखेंगे, और सबसे ज़्यादा जो स्पेसिंग हम रखेंगे वो 2 किप के लिए रखेंगे। तो मैक्सिमम शेयर फोर्स को फाइंड करने का एक रीज़न ये होता है कि जो स्पेसिंग हम डिटरमाइन करते हैं वो मैक्सिमम शेयर फोर्स के ज़रिए हम डिटरमाइन करते हैं। सेकेंडली, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फाइंड करने का मतलब ये होता है कि ये जो बार आपके पास मेन बार होते हैं, इसके 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न कि साइज़ ऑफ द बार क्या होगा, साइज़ ऑफ बार, आप कौन सा बार यूज़ करेंगे, नंबर 4 यूज़ करेंगे, नंबर 5 यूज़ करेंगे, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 10, कौन सा आप बार यूज़ करेंगे, ये डिपेंड करता है आपकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के ऊपर। और सेकेंडली, अमाउंट, कितने नंबर ऑफ बार आप यूज़ करेंगे, 4 बार यूज़ करेंगे, 5 यूज़ करेंगे, 6, 7, 8, ये आपका डिपेंड करता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 बार को यूज़ किया गया है, ये बेस्ड ऑन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। सेकेंडली, जिस जगह पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वहाँ नंबर ऑफ़ बार ज़्यादा होते हैं और साइज़ ऑफ द बार भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू, अगर आप देखें यहाँ पर इस सेक्शन पर, यहाँ पर आपके पास जो होगा साइज़ ऑफ द बार भी कम होगा, और आपका जो नंबर ऑफ़ बार्स होंगे वो भी कम होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 80 किप फुट है। तो यहाँ पर 80 किप फुट है और यहाँ पर 100 किप फुट है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ज़्यादा बार रखेंगे क्योंकि हमें 100 किप फुट तक को रेजिस्ट करना है, यहाँ 80 किप फुट को रेजिस्ट करना है, तो यहाँ नंबर ऑफ़ बार और साइज़ ऑफ द बार शायद कम हो। तो ये सारी, इसको हम डिज़ाइनिंग कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप, जो पहला स्टेप एनालिसिस का होता है, और दूसरा स्टेप जो होता है आपका डिज़ाइन होता है। डिज़ाइन में ये आपके कौन सा नंबर ऑफ़ बार यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, किस स्पेसिंग में आपने रखना है, ये सब डिज़ाइन के अंदर हम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।